हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी से रहेगा इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें आपको हिंदी ग्रामर और हिंदी बुक दोनों से मिलाकर 50-50 क्वेश्चन लाए हुए हैं। 50 आपका बुक से रहेगा और 50 क्वेश्चन आपका हिंदी ग्रामर से रहेगा। कुल मिलाकर आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि एग्ज़ाम में रहता है, और वैसे ही हम करवाने वाले हैं। ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा ये सब MBBS प्रश्न लाए हुए हैं, तो इसलिए सभी को याद कर लीजिएगा। सभी को क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसका PDF हम ग्रुप में दे देंगे। क्या कीजिएगा, नहीं ज्वाइन किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार भी लाइक भी कर लीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक पर शेयर कर दीजिए। और न्यू स्टूडेंट जितने भी है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं कि ओ सदनीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। पहले बताइए इसको कि ओ सदनीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। बिखरते क्षण से, कुनील कुसुम से, बोलते क्षण से, या फिर हारे को हरि नाम से। ओ सदनीय निबंध है वह किस पुस्तक से लिया गया है। तो ये ओ सदनीय जो अपन निबंध जो आप देख रहे हैं, यह कहाँ से लिया गया है, तो ये बोलते क्षण से लिया गया है। बोलते क्षण से सी वाला आंसर होगा, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कृष्ण का कमेंट में भी आपको सभी स्टूडेंट को कमेंट में आंसर भी बताते हुए चलना है। कमेंट में आंसर भी बताते हुए चलना है सभी स्टूडेंट को, ताकि आपको भी हो जाए, टेस्ट भी हो जाए कि कैसे पढ़ाई कैसे चल रही है, आपकी तैयारी है या नहीं है, इसलिए। और कृष्ण का विलोम क्या होगा। कृष्ण का विलोम काला, सफ़ेद, शुक्ल या फिर उजला क्या होगा। कृष्ण का आपका विलोम क्या हो जाएगा। तो कृष्ण का विलोम हमेशा शुक्ल होता है, इसीलिए शुक्ल हो जाएगा इसका सी वाला जो आंसर होगा, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। 3 नंबर प्रश्न है कि स्तुति का विलोम होगा। स्तुति का विलोम होगा, यानी कुछ होता है स्तुति करा है, कुछ गुणगान करा है, तो वैसे ही स्तुति का क्या हो जाएगा, निंदा होगा, शिकायत होगा, घृणा होगा या फिर द्वेष होगा। स्तुति का विलोम शब्द बता दीजिए एक बार। तो स्तुति का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका निंदा। बताइए 4 नंबर प्रश्न का आंसर कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। भगत सिंह के द्वारा, मलेश जी के द्वारा, नामवर सिंह के द्वारा या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, एक बार इसमें कमेंट करके बताएंगे इसका जवाब कि यथार्थ के इस लेन देन का ही नाम क्या है, संसार है। यह कहाँ से लिया गया है, जल्दी बताइए एक बार कमेंट में। सभी इसमें कमेंट करना है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जल्दी कमेंट करिए और इसका आंसर को हमें बता दीजिए। और चलिए हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उसको चलिए हम देखते हैं। अब आइए अगला प्रश्न है, इसको पहले जवाब हम बता देते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 नंबर का, तो इसमें आपका हो जाएगा बी वाला, यानी कि मलेश जी। यह मलेश जी वाला क्वेश्चन है, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है। और आइए 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी बड़ा भाई हो, उसको वह क्या कहलाता है। में बड़ा, पूर्वज, अग्रज या फिर अनुज। जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है, यानी उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है, देखिए उसको कहा जाता है ये अग्रज। जो छोटा जिसका जन्म सबसे पीछे हुआ होता है उसको कहा जाता है अनुज। ये आपका विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द में से आता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए जिसके बिना काम न चल सके, ये प्रश्न पढ़िए और जवाब दीजिए। जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है। जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द है अपरिहार्य या फिर आवश्यक या जरूरी या अवरोधक। जिसके बिना काम न चल सके उसे क्या कहेंगे, तो जिसके बिना अगर काम नहीं चल सके तो उसे हम अपरिहार्य कहेंगे। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ तो क्लियर है ना सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अब देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 7 नंबर प्रश्न है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है। क्या प्रश्न है, पहले इसको प्रश्न को पढ़िए और जल्दी से इसका जवाब दीजिए। प्रश्न को पढ़कर जवाब दीजिए। लिसन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि मुक्ति बोध का जन्म क्या है, मुक्ति बोध का जन्म असल कहाँ है। मुक्ति बोध का जन्म असल कहाँ है बता दीजिए जल्दी से। रामगढ़ में, श्योपुर में, वाराणसी में या भोपाल में। मुक्ति बोध का जो जन्म स्थान है वो है कहाँ, तो वह श्योपुर में है। श्योपुर में इनका जन्म स्थान है। बी वाला आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। और आइए अगले प्रश्न देखिए 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है पढ़िए इसको। झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। झंझट कोई कहता है झंझट हो गया, बहुत ज़्यादा झंझट हो गया, तो झंझट शब्द का पर्यायवाची बताएंगे। क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द मतलब होता है यानी दूसरा नाम, उसका समझ लीजिए कि दूसरा कोई और नाम। तो क्या हो जाएगा, झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। परेशानी हो जाएगा या फिर दुख हो जाएगा या फिर बवाल हो जाएगा या फिर आसानी हो जाएगा।
झंझट शब्द का पर्यायवाची बताएंगे। और एक बार कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट तो नहीं करते फिर भी कहना पड़ता है, आप लोग कमेंट करिए तभी तो हमको जानेंगे कि आप क्लास कर रहे हैं या नहीं। एक बार कमेंट तो बनता है, एक बार कमेंट हमेशा कीजिएगा, हमेशा कमेंट करना है। इसका जवाब बताइए कमेंट में ही, हम नहीं बताएंगे इसका जवाब, कमेंट में बताना है। देखिए अगला प्रश्न है कि डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, डरावना शब्द का भय होगा, लुठंग होगा, क्रोध होगा या फिर भयानक होगा। क्या होगा इसका डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द? डरावना जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द आपका सिंपल पर्यायवाची शब्द बहुत आसान है, भयानक हो जाएगा। कोई डरावना कर है कोई भयानक है, यानी भयानक और डरावना देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के सेम ही नाम हुए, एक दूसरे के एक ही नाम हुए, इसलिए डी वाला जो आंसर होगा यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखिए। अब आके अगला प्रश्न है 11 नंबर, इसको उड़ाइए, इसको प्रश्न को पहले उड़ाइए जल्दी से कि नीलगाय, नीलगाय शब्द कौन समास है? नीलगाय शब्द कौन समास? देखिए बहुत से लोग कहते होंगे नीलगाय, लेकिन ये नहीं होता है, नीलगाय होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है। या कौन सा समास है? देखिए हम समास भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, जल्दी पढ़ाने वाले हैं। और हिंदी व्याकरण का जो फुल प्लेलिस्ट होगा वो आपको कमेंट में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर भी पढ़ सकते हैं। समास का पूरा हम पढ़ाने वाले हैं आपको इसी चैनल पर। तो देखिए कि नीलगाय शब्द कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और दीर्घु क्या हो जाएगा? नीलगाय कौन सा समास है? तो नीलगाय जो है वह कौन सा समास, कमेंट में बताइए। तो नीलगाय क्रमधारय समास है, क्रमधारय समास, क्रमधारय समास हो जाएगा ये आपका नीलगाय। रवाइए ये 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 12 नंबर प्रश्न को पढ़िए और जल्दी से आंसर लगा दीजिए इसको। 12 नंबर प्रश्न पढ़ के फटाफट से आंसर लगाइए, इसका क्या आंसर होगा इसका। इनमें दिया हुआ है नवयुवक शब्द का कौन सा समास है? दीर्घु है, द्वंद्व है, क्रमधारय है या फिर अव्ययविभाव है? नवयुवक क्या हो जाएगा? तो नवयुवक ये आपका एक क्रमधारय समास होता है, क्रमधारय समास। तो अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है कि रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार है, रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ये निर्मल वर्मा, गाइडी मोपासा, अंटोन चेखव या फिर इनमें से कोई नहीं। रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ये आपका लिया गया है कहाँ से? यह आपका लिया गया है प्रतिपूर्ति से, ये आपका प्रतिपूर्ति से लिया गया है। प्रतिपूर्ति का यह पहला ही चैप्टर है। कितना नंबर है? पार्ट नंबर 1 ही है प्रतिपूर्ति का, जिसका नाम है रस्सी का टुकड़ा। अब बताना है कि रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार हो जाएंगे ये अपना ये कौन हो जाएंगे? तो यही गाइडी मोपासा, गाइडी मोपासा इसके रचनाकार हो जाएंगे, जो बी वाला ऑप्शन दे रहा है, बी वाला ऑप्शन में इसका हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए कि सेना शब्द है, सेना कैसा शब्द है? बताइए जल्दी से। सेना कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? सेना कैसा शब्द है? बताएंगे जल्दी से इसका आंसर कि सेना कैसा शब्द हो जाएगा, बताइए। तो सेना जो आपका शब्द होता है, ये सेना शब्द आपका हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द होता है, ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है, स्त्रीलिंग शब्द। अब ठीक लग रहा है? ये आपका मोटा मोटा लिखा रहा था, चलिए अब ठीक है। चलिए अगला चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, और 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा क्या? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, क्या हो जाएगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कविति, कविति, कवित्री, कविति। बताइए क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपका हो जाएगा कवित्री। ये तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि इसका कवित्री होता है, सी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न जो है 16 नंबर प्रश्न है, जो बहुत मज़ेदार प्रश्न है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री व प्रधानमंत्री तक रह चुके हैं? कौन से ऐसे भाग्यशाली लेखक हैं जो क्या रह चुके हैं? शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, वह प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गाइडी मोपासा, अंटोन चेखव, हेनरी लोपेज या इनमें से कोई नहीं? कौन रह चुके हैं बताइए जल्दी से। तो अपना हेनरी लोपेज जो है यही रह चुके हैं। आप ध्यान देंगे तो आपका कोई अपना हिंदी जो बुक है उसमें कहीं है ही नहीं, क्योंकि ये आप ना हो गए, ये प्रतिपूर्ति में है। कहाँ है? ये आपका प्रतिपूर्ति में है। और प्रतिपूर्ति का जो आपका तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? पेशगी। पेशगी को यही लिखे हुए हैं हेनरी लोपेज जी, जो कि शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर 17 नंबर जो प्रश्न है यह क्या कर रहा है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। क्या है कि निम्न में से शुद्ध शब्द है, निम्न में से शुद्ध शब्द है प्रशंसा, परीक्षा, प्रणाम या फिर प्रसाद। देखिए कौन सा ना होगा बता दीजिएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द, इनमें से वो अच्छा शब्द यानी कि वो अशुद्ध है इसमें और शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध शब्द आपको बताना है। देखिए आपको परीक्षा नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा कैसे लिखा जाता है? परीक्षा लिखने का हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए परीक्षा हमेशा लिखेगा तो ऐसा लिखेगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ये होता है आपका रियल वाला परीक्षा। तो आपका प्रणाम कैसे होता है? प्रणाम, ये आपका प्रणाम होता है इस प्रकार से, प्रणाम। और देखिए प्रसाद, प्रसाद आपका होता है किस तरह से? प्रसाद आपका होता है इस तरह से, प्रसाद। लेकिन ये देख रहे हैं, देखिए प्रशंसा है, प्रशंसा ये आपका इसी तरह से प्रशंसा लिखा जाता है, इसलिए आपका हो जाएगा ये वाला जो आंसर होगा इसका
ए वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तब आइए अगले प्रश्न पर देखिए। सत शब्द है, सत शब्द कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। सत शब्द कैसा शब्द है? तो सत शब्द है, ये तत्सम शब्द है। सत शब्द तत्सम सब शब्द हो जाएगा तत्सम। और आइए अब अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न को देखिए और जवाब बताइए, फटाफट से जवाब बताइए। सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे हैं, कैसा वाक्य है? सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे हैं, सरल वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है या फिर इनमें से सभी है? सुबह हुई इसलिए पक्षी जो है वह चहक उठे हैं, कैसा वाक्य है? तो अगर वाक्य की बात करें ना तो ये आपका हो जाएगा कौन सा वाक्य? ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। देखिए कमेंट में अगर जवाब आपको पता होता है, कमेंट में बताने से आपका हाथ नहीं दुख जाएगा या फिर कोई आपको पैसा नहीं लग रहा है इसलिए बताते हुए कमेंट में चलिएगा, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। करवाइए अगले प्रश्न को देखिए। ये 22 नंबर प्रश्न की अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, वाक्य कैसा वाक्य है? अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से सभी वाक्य है। बता दीजिए अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे यह कैसा वाक्य है? तो यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, संयुक्त हो जाएगा इसका सी वाला जो आंसर है ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आंसर बताते हुए चलिए और आगे बढ़िए। देखिए अगला प्रश्न है 23 नंबर की। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ऐसा कौन सी कहानी है? पर दिगंत भाग 2 जो बुक है उसमें ऐसा कौन सा कहानी है जो हिंदी कहानी में मील का पत्थर मानी जाती है? उसने कहा था कहानी है पंच परमेश्वर, पुरस्कार या फिर मंगल। और एक बार शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट का एक बार शेयर मारिए, फटाफट से शेयर मारिए सभी स्टूडेंट। और इससे बताइए 23 नंबर प्रश्न का आंसर भी आपको कमेंट में बताना है, लिख दीजिएगा इस प्रकार से। 23 आपका ए होगा तो ए लिखिएगा, बी होगा तो बी लिखिएगा, सी होगा तो सी लिखिएगा और डी होगा तो डी लिखिएगा, इस प्रकार से आपको लिख दीजिएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखिए। 24 नंबर प्रश्न की निम्न में से सार्वभौमिक विशेषण कौन सा हो जाएगा? ऐसा आदमी नहीं देखा, पीला, 20, 10 लीटर, क्या हो जाएगा? निम्न में से सर्वनामिक विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऐसा आदमी कहीं नहीं देखा, ऐसा कैसा आदमी है? ऐसा आदमी कहीं नहीं देखा, ये हो जाएगा ये वाला जो आंसर है ये आपका करेक्ट आंसर है। अरे आइए अगला प्रश्न है 25 नंबर है। देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रेम शब्द का विशेषण है, प्रेम शब्द का विशेषण है प्रेमी, प्रेमग्न, प्रेम रत्न या फिर प्रेम योगी। प्रेम शब्द का विशेषण बताइए। देखिए हम इसीलिए आपका जो हिंदी होता है, हिंदी बुक और हिंदी ग्रामर इसलिए करवाते हैं ताकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका दोनों होगा, आपका हिंदी ग्रामर और बुक होगा, सभी से आपका पूछा जाएगा प्रश्न। इसीलिए हम दोनों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं। 100 रहेगा आपका एग्जाम में, इसलिए हम भी 100 करवा रहे हैं ताकि आपको भी पूरा एग्जाम तरह का तैयारी हो सके। तो ये भी प्रश्न को आंसर बताइए कि प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी हो जाएगा, ये तो सभी स्टूडेंट जानते ही है, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न जो है रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? कौन पूछते हैं रोज कहानी में कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? और रोज कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो रोज कहानी के लेखक अज्ञे जी। कौन? रोज कहानी के लेखक अज्ञे जी हो जाएंगे। बोले कौन पूछते हैं? तो ये पूछते हैं अज्ञे जी पूछते हैं, जो कि मालती के दूर के रिश्ते का भाई होते हैं, यही पूछते हैं। ये आपका हो जाएगा, ये आपका कितना नंबर आंसर है? ये लेखक पूछते हैं, यानी कि ए वाला जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अरे चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है 27 नंबर की। 27 नंबर प्रश्न में नकलची शब्द में प्रत्यय बता दीजिए। नकलची शब्द में प्रत्यय बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा नकलची में? न हो जाएगा। प्रत्यय उसे कहते हैं जो कि अंत में लगे, प्रत्यय उसे कहेंगे जो कि अंत में लगे, ये आपका हो जाएगा प्रत्यय। और उपसर्ग उसे कहेंगे जो शुरू में लगे, उसे कहेंगे जो कि आपका शुरू में लग रहा है उसे कहेंगे हम उपसर्ग। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आपका ची प्रत्यय हो जाएगा, ची, नकलची में ची प्रत्यय हो जाएगा। मतलब फटाफट चाहिए अगला प्रश्न पर 28 नंबर है। महिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। महिमा शब्द में प्रत्यय बताइएगा। माँ होगा, नक होगा, इमा होगा या फिर आ होगा? महिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। तो महिमा शब्द में प्रत्यय आपका हो जाएगा ईमा। महिमा शब्द में प्रत्यय ईमा हो जाएगा। सी वाला जो आंसर होगा यही आपका सही आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए। यह प्रश्न जो है 29 नंबर प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? ये एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? इतना अच्छा है कि अपना बुक है हिंदी में, उसमें एक लेख भगत सिंह का भी है ताकि हमारे महापुरुष का भी हो जाएंगे। और एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? सुखदेव को, राजगुरु को, बिस्मिल को या फिर अशफाक खां को? किसको लिखे हैं? कौन लिखे हैं? तो एक लेख में जो आपका लेख लिखे है, लेख किसके लिए लिखे है? तो बोले ये हमको बता देते हैं, लेख लिखे है विद्यार्थियों के लिए।
लेके ये लिखे हैं विद्यार्थियों के लिखे, और आपका जो पत्र है, पत्र जिनके लिए लिखे है तो पत्र लिखे है आपका सुखदेव को पत्र लिखे थे। किसको? सुखदेव जो थे, जो जेल में थे, उनको पत्र ये लिखे थे। कौन लिखे थे? भगत सिंह लिखे थे। तो चलिए अगले प्रश्न को भी हम चलते हैं। आपका ये वाला आंसर होगा, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आइए फटाफट से अगले प्रश्न को, 30 नंबर जो प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, पढ़िए इसको। 30 नंबर प्रश्न है कि रात शब्द है, रात कैसा शब्द है? तत्सम, तपदव, देशज, विदेशज। रात कैसा शब्द है? तो रात हो जाएगा ये तपदव शब्द होगा। रात हमेशा तपदव शब्द होता है। बी वाला जो आंसर होगा यही आपका हो गया करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न जो है, शंख शब्द है, शंख कैसा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम या तपदव। देखिए तत्सम तपदव का हम ट्रिक बताए हुए थे। आप सर्च करेंगे तत्सम तपदव, आप सर्च करेंगे कि आपका इस प्रकार से तत्सम, इंग्लिश में लिख सकते हैं तत्सम तपदव, और लिखेंगे बाई तत्सम तपदव बाई CNG क्लासेस, आपका मिल जाएगा हमारा वो तत्सम तपदव का ट्रिक मिल जाएगा। तो बताइए शंख शब्द क्या है? तो ये आपका हो जाएगा शंख शब्द की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा ये तत्सम हो जाएगा। शंख शब्द तत्सम हो जाएगा, सी वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका ये 32वां प्रश्न है कि सरैया मन ताल का जल कैसा है? सरैया मन ताल का जो जल है वो कैसा है? बताइए चंचल है, चंचल है, स्थिर है, गहरा है या गंदा है? बताइए सरैया मन ताल का जल कैसा है? तो ये जल कैसा है बताइए? तो ये जो जल है ये आपका स्थिर जल है, स्थिर जल। बी वाला आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखिए अब अगला प्रश्न को और आंसर लगाइए। ये आपका ये कितना नंबर प्रश्न है? सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है? सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है? निम्न मध्यम वर्ग की है, उच्च वर्ग की है, उच्च मध्यम वर्ग की है या फिर निम्न वर्ग की है? सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है? तो सिपाही की माँ जो है इसमें इसकी कथा वस्तु की बात करें तो ये निम्न मध्यम वर्ग की कथा है। किसकी? निम्न मध्यम वर्ग की कथा है, निम्न मध्यम वर्ग की कथा है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न जो है कि जायसी का जन्म स्थान है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? दिल्ली, इलाहाबाद, जायस, कब्र, अमेठी या फिर भागलपुर में? जायसी का जो जन्म स्थान है, कौन जायसी? मलिक मोहम्मद जायसी जी, उनका जन्म स्थान कहाँ है? जो कौन से पाठ को लिखे थे? पहले अब इसको पाठ सबको हूबहू कराते हैं। ये लिखे थे करबक पाठ को, ये लिखे थे करबक पाठ को, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो बताइए कि ये कहाँ थे, जिनका जन्म स्थान कहाँ था? तो जन्म स्थान था जायस, कब्र, अमेठी। इसीलिए आपको जायस नाम से इनको, जब जायस में रहते थे इसलिए इनको जायसी कहा जाता था। तो क्या हो जाएगा? ये आपका सी वाला जो आंसर होगा, सी वाला आंसर यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न को भी देखिए। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? कोई कहता नहीं, अगर हम आकाश और पाताल दोनों एक कर देंगे इसका मतलब क्या है? ये उत्पात करना, अत्याचार करना या फिर निरंतर अन्याय करना या कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करना, इसका क्या मतलब होता है? इसका एक ही मतलब होता है कि वह कठिन परिश्रम कर रहा है। आकाश पाताल एक कर रहा है मतलब कठिन परिश्रम कर रहा है। और अब आइए अगले प्रश्न को देखिए। मुट्ठी में करना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुट्ठी में करना यानी अपने मुट्ठी में बंद कर लेना, तो उसका क्या हो जाएगा? भ्रम में रखना, मनमानी करना, वश में करना या फिर वश में न करना। मुट्ठी में करना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो मुट्ठी में करना यानी कि वश में कर ले। कोई आपका मुट्ठी में यानी समझ लीजिए कि आपका वश में है। सी वाला आंसर होगा, ये आपका हो गया सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न को भी देखिए। अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि ये रामती गौ खरकीनी में हित पाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? रामती गौ खरकीनी में हित पाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ऊषा से है, गांव के घर से है, सूरदास के पद से है या पुत्र वियोग से है? रामती गौ खरकीनी में हित पाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ये कहाँ से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है ये सूरदास के पद से लिया गया है, सूरदास के पद से। और चलिए अगले प्रश्न को भी देखिए। नाभा दास जी किस धारा के संत थे? नाभा दास जी किस धारा के संत थे? शैव दर्शन के, बौद्ध दर्शन के, वैष्णव दर्शन के या फिर जैन दर्शन के? नाभा दास जी किस धारा के संत थे? तो वे थे वैष्णव दर्शन के, वे संत थे वैष्णव दर्शन के। ये सब क्वेश्चन आपको याद करने योग्य क्वेश्चन होता है, तो इसको याद कर लीजिए। और अब आइए अगला प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हुए हैं, सभी टाइप करके लाए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने बुक से पूरा लाए हुए हैं। आपको पूरे बुक में जो आपको हमको इंपॉर्टेंट लगा है पूरा प्रश्न को हम इंक्लूड कर लिए हुए हैं। तो बताइए छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया है? इसमें वीरता के बारे में बताया गया है। 50 छंदों में,
52 छंदों में, आपका ये 59 छंदों में या फिर 10 छंदों में, कितने छंदों में बताया गया है? तो ये बताया गया है 10 छंदों में। छत्रसाल दशक की प्रभुवीरता कब बताया गया है? डी वाला जो आंसर होगा यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आइए अगले प्रश्न को देखिए, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी या फिर शमशेर बहादुर सिंह। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो ये किस कवि के द्वारा लिखा गया है इसको बताएंगे। तो ये लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। डी वाला आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। और आइए फटाफट से अगले प्रश्न को भी देखिए, उनको 100 प्रश्न को देखना है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा है। देखिए प्रश्न की 41 नंबर, घुटने टेक देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? घुटने टेक देना, योगा करना, हार मानना, अभिवादन करना या लज्जित होना। घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो हो जाएगा योगा करना। घुटने टेकना यानी कि योगा कर रहा है, घुटने टेकना यानी योगा करना। बताइए कि यह आंसर सही है या फिर नहीं, बताइए एक बार क्या हो जाएगा, यह आंसर सही है या नहीं? घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये आपका ये नहीं होगा, ये आपका कौन हो जाएगा? ये आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, हार मानना। कोई घुटने टेक दे रहा है यानी कि वह हार मान ले रहा है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे अग्रदास, नरहरिदास, सूरदास या फिर महादास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? बताइए जल्दी से, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन हो जाएंगे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे वे हो जाएंगे नरहरिदास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास हो जाएंगे। बी वाला जो आंसर होगा यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आइए 43वां प्रश्न कि खारा का विलोम क्या होगा? खारा का विलोम क्या होगा? चीनी होगा, मधुर होगा, मीठा होगा या मिष्ठान होगा? खारा का विलोम क्या होगा बताइए जल्दी से, खारा का विलोम क्या हो जाएगा? तो खारा का जो का विलोम होगा वो हो जाएगा मीठा। कोई खारा है यानी कि नमकीन लिखाना है और कोई मीठा है। सी वाला आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आइए अगले प्रश्न को देखिए, पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, दीर्घु या फिर इनमें से कोई नहीं। पंचवटी जो है वह कैसा समास है, कौन सा समास हो जाएगा? तो पंचवटी हो जाएगा यहाँ पर दीर्घु समास, यानी पहला संख्यावाचक है, जैसे हो गया चौराहा हो गया, त्रिगुण हो गया, यानी अगर संख्यावाचक हो 1 2 3 इस प्रकार से संख्या में आए तो आपका हो जाएगा दीर्घु समास। अगर आप एक दूसरे के विपरीत हो जैसे कि आग और पानी, ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका हो जाएगा सी वाला जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि समाज का विशेषण है, क्या है? समाज का विशेषण है क्या है? सामाजिक, सामाजिक, समाजयोग या फिर असामाजिक। समाज का विशेषण क्या हो जाएगा? समाज का विशेषण हो जाएगा सामाजिक। समाज का विशेषण सामाजिक हो जाएगा, यह बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। और अब आइए अगले प्रश्न को देखिए। ये आपका 46वां प्रश्न कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना क्या हो जाएगा मुहावरे का अर्थ? चापलूसी करना या फिर अपना काम निकालना, चालाकी करना या मूर्ख बनाना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ बताइएगा जल्दी से। ये हो जाएगा अपना काम निकाला, या अपना काम निकाला है वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, इसका मतलब हुआ। और चलिए आगे आइए, ये पर 47 नंबर प्रश्न पर जिसने गुरु की दीक्षा ली हो एक शब्द कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? शिक्षित हो जाएगा, दीक्षित हो जाएगा, पंडित हो जाएगा, आचार्य हो जाएगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या कहा जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा वह दीक्षित कहा जाएगा। दीक्षित, दीक्षित इसको कहा जाएगा जिसने गुरु से दीक्षा ली हो। और अब आइए 48 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन हो जाएंगे? उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह हो जाएंगे, बोधा सिंह हो जाएंगे, वज्रा सिंह हो जाएंगे या फिर हजारा सिंह हो जाएंगे। उसने कहा था कहानी के नायक जो है वो आपका नायक एक ही है। वो कौन नायक है? तो वह है आपका लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है, जिसको आपको ध्यान में रखना है लहना सिंह को। लहना सिंह बहुत ही कितना, इसका नंबर क्या था बताइएगा? इसका नंबर था 77 का नंबर था। इसमें एक वजीरा सिंह था जो कि पलटन का विदूषक था। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला होता है। तो ये देखिए 49वां प्रश्न कि हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर, देखिए हाथ जो पैर है ये आपका एक दूसरे के विपरीत समास है। विलोम एक दूसरे के विपरीत है यानी विलोम है, उल्टा है, यानी तो हो जाएगा ये द्वंद्व समास हो जाएगा। जब भी एक दूसरे के विपरीत हो तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और सेम अगर शब्द हो, अगर आपका मिले, आपको अगर सेम शब्द मिले तो वह हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। सेम शब्द होगा तो इतना समझ गए। तो ये आपका हो जाएगा ये जो 49 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसका हो जाएगा राइट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न को देखिए 50 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास किस काल के कवि है?
तुलसीदास किस काल के कवि है? भक्ति काल के, आदि काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के? तुलसीदास जो है वह किस काल के कवि हो जाएगा? जल्दी जल्दी इसका कमेंट में आंसर बता दीजिए कि तुलसीदास किस काल के कवि है। तो तुलसीदास जो है वह भक्ति काल के कवि है। भक्ति काल के कवि तुलसीदास हो जाएंगे। देखिए जितने भी दास वाले कवि हो जाएंगे, जो भी दास, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास जितने हो जाएंगे वो सभी भक्ति काल के ही होंगे। इतना आपको कंफर्म करके रख लीजिए, वे सभी भक्ति काल के होंगे। जितने भी दास वाले हैं, ये नाभादास भी इसी में हो जाएंगे, सूरदास भी हो जाएंगे भक्ति काल के, ये सभी होते हैं। अब आइए 51वां प्रश्न है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की या मैथिली शरण गुप्त की? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो अगर दमयंती स्वयंवर अगर आपसे पूछे कि दमयंती स्वयंवर किसने रचना है, तो दमयंती स्वयंवर हो जाएगी बालकृष्ण भट्ट की हो जाएंगी। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि संयोगिता स्वयंवर, तो ये हो जाएगा श्रीनिवास दास जी की ये रचना है, श्रीनिवास दास जी की। देखिए इसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे भी लेखक होंगे जो कि आपका पाठ में नहीं होंगे, फिर भी उनकी किताबें और उनके बारे में प्रश्न तो पूछा जाता है, इसलिए क्योंकि जो आपका उनके लेखक होते हैं वो उनसे संबंधित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका 51 नंबर प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए 52 नंबर प्रश्न की, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह जो कि उसने कहा था पाठ में था, और इनके ही अंडर में कौन काम करते थे? लहना सिंह काम करते थे, जिनका नंबर 77 था। इनको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही वीर सिपाही थे। बताइए इनका सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह, महासिंह, किरत सिंह या फिर जगधारी सिंह? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, ये आपका महासिंह नहीं हो जाएगा, बोधा सिंह हो जाएगा, बोधा सिंह। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को भी देखिए। अगला प्रश्न है ये 53 नंबर, और 53 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने? किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? बता दीजिए जल्दी से, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो ये कौन कहे थे? जल्दी ले बताइए, इसका कौन कहे थे आखिर? ये कहे थे कौन? ये कहे थे 53 के सी हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू जी इसको कहे थे कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने यह कहे थे। और आइए अगले प्रश्न को भी देखिए। 54 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कीर्ति है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कीर्ति है? गुलाब दास की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की या फिर रामधारी सिंह दिनकर की? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कीर्ति है? तो संस्कृत के 4 अध्याय हो जाएगा किसकी कीर्ति? ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की कीर्ति। रामधारी सिंह दिनकर जी की कीर्ति हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय। इसी पर इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी उनको मिला था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। क्योंकि कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? कौन सी पुस्तक है जो अज्ञेय की है? अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये सब आपको ध्यान में रखने में बात ही है। और देखिए कि कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराए, हरी घास पर क्षण भर या फिर ओ सदा नीरा? कौन सी जो पुस्तक है अज्ञेय जी की है? तो अज्ञेय जी की पुस्तक की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा कौन? ये आपका जो हरी घास पर क्षण भर हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर जो सी वाला ऑप्शन में यही आपका हो जाएगा अज्ञेय जी की यह पुस्तक है। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? ये 56 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रताप के संस्थापक और संपादक कौन थे? तो प्रताप के संस्थापक संपादक ये गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और आप लोग इसको बताना कि ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कहाँ से? बताइए, लिसन, कहाँ से ये लिया गया है? कमेंट में इसको बताना है कि हम इस प्रकार से लिख देगा 56 का क्वेश्चन, आपको 56 का क्वेश्चन का कौन सा पार्ट से लिया गया है, पार्ट का नाम लिख दीजिएगा इस प्रकार से। और अब आइए अगले प्रश्न को देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। ये प्रश्न है 57 नंबर, और 57 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी चंपारण कब आए थे? गांधी जी चंपारण कब आए थे? अप्रैल 1918 में, अप्रैल 1920 में, 20 जून 1917 में, अप्रैल 1917 में? गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो गांधी जी चंपारण कब आए थे बताएंगे जल्दी से। गांधी जी चंपारण 20 जून 1917 को आए थे, 20 जून 1917 को। देखिए फटाफट से आंसर लगाते हुए चलिए, आपको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सही रहेगा। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस का ही चीज़ होता है। अब आइए 58 नंबर प्रश्न पर। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार जो लड़ाई कहाँ हो रही है, यानी उस पाठ के अनुसार बताना है कि सिपाही की माँ का बेटा कौन था? बेटा का नाम था मानक था। और सिपाही की माँ कौन है? तो ये है बिस्नी, ये बिस्नी है। और बिस्नी की एक बेटी भी है जिनका नाम है मुन्नी। बिस्नी की बेटी है जिनका नाम है मुन्नी, जो कि मानक और बिस्नी की, मानक की बहन और बिस्नी की ये बेटी है। ये भी बात आपको ध्यान में रखिएगा
कि सिपाही के माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो लड़ाई बर्मा में हो रही है। कहाँ हो रही है, लड़ाई हमेशा बर्मा में हो रही है, इसमें बताया गया है। लाहौर में नहीं हो रही है, बंगाल में नहीं हो रही है, जापान में नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है, बर्मा में हो रही है। और आइए ये कितना नंबर 59 नंबर प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। नामवर सिंह कौन सा पाठ को लिखे है, तो नामवर सिंह लिखे हुए है प्रगीत और समाज को लिखे अपने ये नामवर सिंह, प्रगीत और समाज को लिखे। जो भी आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि ये प्रश्न हमको तो पसंद नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा आता है इसलिए पढ़ाना पड़ता है। देखिए क्या हो जाएगा आपका ये 59 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वाला आंसर है, तिरिच हो जाएगा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो ये हो जाएगा तिरिच। आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। 60 नंबर प्रश्न है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र का लेखक है मुक्तिबोध, डॉक्टर राममोहन सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर डॉक्टर नागेंद्र। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे, दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के। यानी ये दलित वर्ग से आते थे, इनको क्या करता था, जूठा दिया जाता है। ये जूठन पाठ ने अपने पूरे आत्मकथा को अपने बारे में बताए हुए बहुत ही अच्छा है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। इसको पढ़े होंगे आप लोग, सभी स्टूडेंट को पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे जरूर पढ़िएगा। और अब आइए अगले प्रश्न को भी देख लीजिए। ये आपका 61 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना मलयज की है। कौन सी रचना मलयज की है, कौन सी रचना है जो मलयज की है। एक चादर मैली सी, भीनी भीनी चादर, कविता के साक्षात्कार या फिर मौत मुस्कुराई। कौन सी रचना मलयज की है, बताइए जल्दी से। कौन सी रचना है जो कि मलयज की लिखी हुई है। मलयज की रचना हो जाएगा सी वाला आंसर, यानी कविता से साक्षात्कार, यह मलयज की रचना है। सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। करवाइए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न है 62 नंबर की, कहानी के 30 लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया। कहानीकार यानी जो लिखने वाले हैं कहानीकार, वो 30 की लाश को जलाने के लिए जंगल में किसके साथ गया था। सानू के साथ, भानु के साथ, थानू के साथ या फिर कृषाणु के साथ। किसके साथ गया था, तब वह गया था किसके साथ, थानू के साथ गया था। 30 जो था, जो आदमी को एक बार नजर मिला जाता है उसके पीछे पड़ जाता था उसको जलाने के लिए। सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न जो है 63 नंबर की, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जल्दी जल्दी बताइए। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या हो जाएगा, जयंत कृष्णमूर्ति, जी कृष्णमूर्ति, जीवंत कृष्णमूर्ति या फिर जनेश कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का फुल नेम यानी कि पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ये हमेशा पूछा आता है, ये हमेशा कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन बैंक में आप चेक कर सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है। बी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर की ये पूरा नाम हमेशा पूछा जाता है। और जेपी किनका नाम है, एक बार कमेंट में बता दीजिएगा जेपी किनका नाम है। जेपी हम लोग किनको कहते हैं, यह कमेंट में बताना है। तब आइए ये 64 नंबर प्रश्न कार आएगी। 64 नंबर प्रश्न कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। सगुन कृष्णमूर्ति परंपरा के, सगुन राम भक्ति परंपरा के, प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के या फिर संस्कृत काव्य परंपरा के। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। और लास्ट तक बन रहिएगा, आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ कर जाना है, आपका पूरा हिंदी का तैयारी हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो कि सीधा आपको पेपर में दिखने को मिलेंगे। तो इसको बताइए जल्दी से जवाब कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वो आपका प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के कवि है, प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के। आइए अगला प्रश्न को भी देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर प्रश्न की, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। अष्टछाप में, संत मार्ग में, पृष्ठी मार्ग में या फिर इनमें से कोई नहीं। सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हो गए, बताइए जल्दी से। क्या हो जाएगा, सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हो गए। तो वे हमेशा पृष्ठी मार्ग में दीक्षित होते थे और इसमें ही हो गए। पृष्ठी मार्ग में दीक्षित हो गए कौन, सूरदास जी पृष्ठी मार्ग में। और देखिए तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, नरहरिदास, रविदास, शेष सनातन या मधुसूदन सरस्वती। तुलसीदास के शिक्षा गुरु ने जो शिक्षा दिए थे उनके गुरु कौन थे, गुरु का नाम क्या था, बताइए जल्दी से। कौन से गुरु थे उनके, तो उनके गुरु जी का नाम था ये शेष सनातन। शेष सनातन के गुरु जी का नाम था। और अब आइए अगले प्रश्न को देखिए कि सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार। पाठ के अनुसार बताइए कि सबके हित का वचन कौन कहता है। सूरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, जायसी जी कहते हैं या फिर विद्यापति कहते हैं। सबके हित का वचन कौन कहते हैं, तो सबके हित का वचन कहते हैं कबीर जी। कबीर जी सबके हित में बोलते हैं, यानी सबके भले के लिए ये कहते हैं। कौन कहते हैं, तो कबीर जी ये बोलते हैं। और आइए अगला प्रश्न नाबादास का जो पाठ है उसमें बोलते हैं। और देखिए 68 नंबर प्रश्न की, छत्रसाल दशक में छंद है। छत्रसाल दशक में कितने छंद है, 110,
210, 310 या फिर 10? क्या बताइए छत्रसाल दशक में छंद कितने हैं? छत्रसाल दशक में अगर छंद की बात करें तो छंद आपका 10 हो जाएगा। छत्रसाल दशक में 10 छंद है। और आइए अगले प्रश्न को भी देख लीजिए। देखिए कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है का ये 59वां प्रश्न जो है कि यह प्रश्न को पढ़िए कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि प्रसाद जी की नहीं है? बताइए इसको जल्दी से, कौन सा पुस्तक हो जाएगा? आंसू, इंद्रजाल, आंधी या फिर शिवाजी का महत्व? कौन सी पुस्तक हो जाएगा? तो ये पुस्तक आपका हो जाएगा ये डी वाला, यानी शिवाजी का महत्व पुस्तक हो जाएगा, जो कि इसकी लिखी हुई नहीं, प्रसाद जी की नहीं है, यानी जयशंकर प्रसाद जी। फिर 70वां प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिता का नाम क्या था? जो कौन से पाठ को लिखे थे? ये आपका लिखे है पुत्र वियोग। ये लिखे है आपका, ये पुत्र वियोग को लिखे हुए हैं, पुत्र वियोग को। और अब आइए अगले प्रश्न को भी देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ये आपका हो जाएगा कि सुभद्रा कुमार चौहान जी के पिताजी का नाम बताइए। चलिए इसको पहले बता देते हैं आपको। ये हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह। इनके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, यानी सी वाला आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। और अब बढ़िए अगला प्रश्न पर। 71वां प्रश्न है कि कौन सी कीर्ति शमशेर बहादुर सिंह की है? कौन सी कीर्ति है जो शमशेर बहादुर सिंह की है? एक बार शेयर भी करते रहिए, आपसे बोलना पड़ता है, आपको खुद ब खुद कर देना चाहिए। शेयर कर दीजिए और सभी स्टूडेंट को लाइक भी कर लीजिए। सभी स्टूडेंट को लाइक और शेयर तो बनता ही है। और न्यू स्टूडेंट अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए। कौन सी कीर्ति शमशेर बहादुर सिंह की है? गुलामी का नशा, मुकुल, काल तुझसे हेर है, विशाख, तो कौन हो जाएंगे? तो ये आपका हो जाएगा काल तुझसे हेर है। यही आपका शमशेर बहादुर सिंह की यह रचना है। और अब आइए अगले प्रश्न को देखिए। यह 72वां प्रश्न है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 ईस्वी को, 11 सितंबर 1918 ईस्वी को, 22 अक्टूबर 1917 ईस्वी को या 15 दिसंबर 1920 ईस्वी को? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? फटाफट से बताइए प्यारे स्टूडेंट, जल्दी बताइए इसका। तो हो जाएगा ए वाला आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न जो है आपका 73वां प्रश्न कि गणेश किस संधि का उदाहरण है? गणेश किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि, वेदी संधि, पुन संधि या दीर्घ संधि? गणेश है जो किस संधि का उदाहरण, संधि की बात करें तो ये हो जाएंगे वृद्धि संधि। गणेश जी जो है वह वृद्धि संधि के क्या है? उदाहरण है। और ये देखिए आपका 74वां प्रश्न, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इत्यादि का संधि विच्छेद, इत जोड़ आदि, इति जोड़ आदि या फिर इत प्लस आदि या इति जोड़ आदि। देखिए संधि विच्छेद आप नहीं भी पढ़ेंगे, इसको आपको नहीं पढ़ेगा, अगर भारी लगता है तो ये नहीं भी पढ़ सकते हैं। इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका बहुत अच्छा, यानी हिंदी में 100 में 100 भी आप ला सकते हैं। क्या कर सकते? संधि को नहीं पढ़ के, क्योंकि आपका बहुत सारे को 100 क्वेश्चन आता है, उसमें आपको 50 ही बनाना होता है, 50 छोड़ना भी होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत से टॉपिक हो जो नहीं भी पढ़ेंगे और कुछ जो आपको पसंद है पसंदीदा टॉपिक पढ़ कर भी ला सकते हैं। तो 74 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी इति जोड़ आदि इसका राइट आंसर होगा। और देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है कि पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, यन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? तो पर्यावरण यन संधि का उदाहरण हो जाएगा। पर्यावरण यन संधि का उदाहरण हो जाएगा, यानी बी वाला आंसर हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर है। 76वां प्रश्न है कि मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, विसर्ग संधि। मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? जल्दी जल्दी बताइए। मनोरंजन जो है वह किस संधि का उदाहरण है? तो मनोरंजन हो जाएगा ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनोरंजन विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। और ये देखिए अगले प्रश्न को आइए, अगले प्रश्न को भी उड़ाइए जल्दी से। अगला जो प्रश्न है ये प्रश्न का चौराहा में समास है। चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? हमने बताया था अगर संख्यावाचक हो, अगर आपको इसमें संख्यावाचक दे रखा है तो आपका हो जाएगा कौन? दीर्घ समास। अगर आपको 1, 2, 3, 4 यानी संख्यावाचक मिले तो आपका सीधा मार दीजिएगा दीर्घ समास पर। यह दीर्घ समास हमेशा होता है। और एक दूसरे के विपरीत हो तो वो आपका द्वंद्व समास होगा। तो इसीलिए डी वाला आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। और आइए बढ़िए अगले प्रश्न को देखिए। अगला जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं। रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? रात दिन शब्द जो है वह किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष।
बहुब्रीहि वह समास होता है जो कि किसी दूसरे शब्द की ओर इशारा करे, जैसे कि महादेव, जैसे मान लीजिए महादेव तो वह देवों के देव है, इसलिए यानी वह शिव जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरे शब्द की ओर इशारा करे तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। लेकिन इसमें रात दिन यानी एक दूसरे के विपरीत विलोम उल्टा हो तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। और चौराहा यानी चौराहा, त्रिगुण, ये सब संख्यावाचक होता है द्वंद्व, संख्यावाचक होता है दीर्घु, और आपका एक दूसरे के विपरीत होता है द्वंद्व यानी द्वंद्वी। ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बढ़िए अगले प्रश्न को देखिए। आपका ये कितना प्रश्न 79 नंबर के रसगुल्ला में कौन सा समास है? रसगुल्ला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययविभाव या फिर दीर्घु? रसगुल्ला में कौन सा समास है? रसगुल्ला में हो जाएगा कौन सा समास? जल्दी जल्दी इसका जवाब आपको बताना है कमेंट में। इसका जवाब कमेंट में बताइए जल्दी से। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए 80 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में किस शब्द में समास और संधि होता है? निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है? यज्ञशाला, स्वधर्म, ज्योत्स्ना या पंकज? निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों होता है? किस शब्द में होता है? तो अगर शब्द की बात करें तो ये आपका शब्द में हो जाएगा ये सी नंबर, यानी कि ज्योत्स्ना में होता है, ज्योत्स्ना में। अरे आइए अगले प्रश्न को देखिए, फटाफट से आइए अगले प्रश्न को, जल्दी जल्दी देखना है, 100 प्रश्न कंप्लीट ही होने वाला है। नौकर का विलोम है, नौकर का विलोम क्या हो जाएगा? नौकर का विलोम, नौकर का विलोम इनमें अधिकारी, चपरासी, पुजारी या फिर भिखारी? पुजारी के अगर विपरीत पूछे तो पुजारी के भिखारी आपका हो जाएगा, जैसे राक्षस हो सकता है आपका देव और राक्षस। इस प्रकार से विपरीतार्थ शब्द बहुत प्रकार के होते हैं, इसमें आपको हमेशा उसको कोई सीमा नहीं होती, इतना याद कर लीजिएगा, जितना आपको ज्ञान होगा उतना विपरीतार्थ शब्द कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस से आपको निर्भर करता है। तो नौकर का विलोम शब्द आपका अधिकारी हो जाएगा, कोई नौकर है कोई बहुत बड़े अधिकारी है, तो इसलिए ये वाला आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए 82 नंबर प्रश्न है कि सकाम का विलोम है, सकाम, सकाम का विलोम क्या हो जाएगा? कुकर्म, अकाम, निष्काम, निष्फल। सकाम का विलोम क्या हो जाएगा? तो सकाम का विलोम हो जाएगा निष्काम, कोई काम कर रहा है, कोई सकाम है, कोई निष्काम है। और ये देखिए अगला प्रश्न 83 नंबर में है कि अनंत का विलोम हो जाएगा, अनंत का विलोम, सीमित, असीमित, अंत, प्रारंभ। अनंत का विलोम क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। अनंत का विलोम, अनंत का विलोम हो जाएगा सीमित, कोई अनंत है यानी कोई उसका सीमा नहीं है, और कोई सीमित है, सीमित क्षेत्र के अंदर है, तो इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बढ़िए अगले प्रश्न जो है 84 नंबर की, उर्वरा का विलोम है, उर्वरा का विलोम है उत्कृष्ट, उत्मर्ण, ऊसर या अतिवृष्टि? क्या हो जाएगा? उर्वरा का विलोम शब्द, उर्वरा का विलोम शब्द हो जाएगा ऊसर, कोई उर्वरा है कोई ऊसर है, सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और एक बार शेयर तो बनता है, एक बार प्लीज़ एक बार शेयर जरूर कर लीजिए, और न्यू स्टूडेंट जितने भी हो वह चैनल को क्या करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। और बढ़िया अगले प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न 85 नंबर है कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ये घबराहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आहट, आवट, हट या त? बताइए कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो घबराहट में हो जाएगा ये आहट प्रत्यय। घबराहट में हमेशा से ही आहट प्रत्यय होता है। देखिए प्रत्यय वह होता है जो सबसे लास्ट में लगे, और उपसर्ग वह होता है जो सबसे पहले लगे। अब बताइए किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में जो आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा? बताइए कि कमेंट में किस शब्द, कौन सा शब्द है जिसका आवा प्रत्यय नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा शब्द में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कितना नंबर? ये आपका लावा में आपका आवा प्रत्यय नहीं होगा, चढ़ावा में भी आवा प्रत्यय है, दिखावा में भी है, भुलावा में, लेकिन सी वाला आंसर नहीं, लावा में नहीं हो जाएगा। ये प्रश्न भी पूछा गया था। और देखिए 87 नंबर प्रश्न की, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? कनिष्ठ, कनिष्ठ में प्रत्यय बताइए। शिष्ट हो जाएगा, इष्ट हो जाएगा, इष्ट हो जाएगा, इष्ट हो जाएगा। बताइए कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? तो कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? फटाफट से बताइए आंसर। ये आपका हो जाएगा बी वाला आंसर, यानी कि इष्ट प्रत्यय हो जाएगा। कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय, ये आपका हो जाएगा बी वाला आंसर हो जाएगा, यही आपका सही आंसर है। तो ये देखिए कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बताइए इसको आंसर जल्दी से। कौन से शब्द के साथ? तो ये क्रिया के साथ हमेशा जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ हमेशा जुड़ जाते हैं। और ये देखिए अगला प्रश्न को देख लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी देखिए और आंसर लगाइए। पवन का पर्यायवाची नहीं है, पवन का पर्यायवाची नहीं है। अनल, अनिल, समीर, मारुत? बताइए पवन का पर्यायवाची नहीं है, कौन हो जाएगा पवन का पर्यायवाची? बता दीजिए जल्दी से। तो आपका हो जाएगा अनल। पवन का पर्यायवाची नहीं है तो अनल नहीं है। अनिल भी है पवन का पर्यायवाची, समीर भी है, मारुत भी है। क्या वाला आंसर होगा? यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अब वर्ड एग्जाम देखिए तो होंगे कि नहीं और है। ये प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, लिखा होता है नहीं, नहीं को ना पढ़ कर जो होता है उसमें टिक लगाया जाता है। इसलिए अगर नहीं रहेगा तो उसको पहले घेर लीजिएगा ताकि आपको अंडरलाइन हो जाए, आपको दिखाई दे। और हवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सलील, वायु, अनिल, समीर। तो बता दिए 90 का आंसर क्या हो जाएगा?
90 का जो आंसर होगा वो आपका सलील हो जाएगा। ये वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये नहीं पूछा जा रहा है। आपका वायु भी होता है, अनिल भी होता है, समीर भी सब हवा का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन आपका सलील जो है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका 91वां प्रश्न की उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ है? उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ है? परंपरा के विपरीत कार्य करना, अपनी बातों से स्वयं को नुकसान पहुंचाना, निश्चित चाल के विपरीत कार्य करना, बिना सोचे विचारे कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना क्या इसका क्या अर्थ होता है बताइए इसका? तो इसका होता है परंपरा के विपरीत कार्य करना, यानी आपका जो परंपरा जो आपका धर्म है उसके विपरीत कार्य करना है, तो वो आपका हो जाएगा उल्टी गंगा बहाना। का 82वां क्वेश्चन है कि 92 नंबर, आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग क्या हो जाएगा? आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ, सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाए हुआ, सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाए हुआ, या फिर श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है और दर्पण में आंख देखता है, या फिर राम आंखों से देखता रहता है। आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ होगा श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है, यानी आंख दिखाना किसको गुस्से से देखना, या फिर किसी को गुस्से से देखना होता है तो उसको कहते हैं आंख दिखाना। और ये पढ़िए अगले प्रश्न को, 93वां प्रश्न आ चुका है। कांटा बोना, कांटा बोना मुहावरे का अर्थ है, कहते नहीं है कोई दुश्मन के लिए कांटा बो रहा है, तो इसीलिए होता है कांटा बोना मुहावरे का अर्थ भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना, संदेह करना, प्यार करना। कांटा बोना, कांटा बोना का तो प्यार करना तो हरगिज नहीं होता है, तो कहीं से भी नहीं लगता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हानि पहुंचाना। और कोई कांटा बोला तो वो हानि पहुंचाने के लिए है ना बोगा, ये तो अभी पूछने वाली बात तो नहीं है। और वही अगला प्रश्न है जो 4 चांद लगाना का अर्थ क्या हो जाएगा? 4 चांद लगाना, इसका क्या अर्थ होता है? 4 चांद दिखाई देना, सुंदरता बढ़ जाना, 4 चांद की सुंदरता या फिर उजाले में वृद्धि होना। 4 चांद लगाना इसका क्या अर्थ होता है? 4 चांद लगाना यानी कि सुंदरता बढ़ जाना, यानी 4 चांद लग चुका है, उसका ना सुंदरता पर सुंदरता है। और ये देखिए अगला प्रश्न की कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द जलज, पीयूष, जलद, जलाधि क्या हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची शब्द। देखिए पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी आपको पढ़ना चाहिए अच्छे तरीके से। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो कमल का पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा जलज। जलज होता है यह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। भाई अगला प्रश्न अब खत्म ही होने वाला है, थोड़ा जरा रुक जाइए। अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निसीम, भगवान, शेषनाग, बंधन। अनंत का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए जल्दी से। अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा? सी वाला हो जाएगा, यानी शेषनाग। अनंत का पर्यायवाची शब्द शेषनाग हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़िए अगले प्रश्न को देखिए। अगला जो प्रश्न है वो है 97 नंबर। 97वां प्रश्न है कि 97वां प्रश्न क्या करा है, पढ़िए इसको फटाफट से पढ़िए। उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। शब्द के अंत में तो प्रयोग होता है प्रत्यय का, ये आपको ध्यान रखना है, शब्द के अंत में प्रत्यय का और शब्द के प्रारंभ में होता है उपसर्ग का, इसलिए ये वाला आंसर होगा, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अब आ जाइए अगला प्रश्न जो है प्रख्यात में उपसर्ग है, प्रख्यात में उपसर्ग है प्रख, अत, आत, प्र। प्रख्यात में उपसर्ग बताइए। प्रयाक में प्र आपका उपसर्ग हो जाएगा, प्र उपसर्ग। अब आइए 99वां प्रश्न, 2 प्रश्न बचा हुआ है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? बेइंसाफी में उपसर्ग बताना है। बे हो जाएगा, इन हो जाएगा, बेई हो जाएगा, या फिर बेई हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा बे हो जाएगा, बेइंसाफी में उपसर्ग बे हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आ जाइए 100 नंबर, आखिर हम लोग पहुँचे गए 100 नंबर पर। प्रतिकूल में कौन सा समास है? परि, प्रति, प्र, परा। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा प्रति उपसर्ग इसमें हो जाएगा, यानी कि ए वाला आंसर होगा, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपसे हमने 100 क्वेश्चन बताए, आपसे कितना सही हुआ एक बार कमेंट में बता दीजिए। सभी इसमें एक बार कमेंट में बताएंगे कि आपसे कितना सही हुआ, और अपना नाम भी एक बार कमेंट में लिख देंगे। और चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।